ठीक है, तो हम लोगों की जो सॉलिड स्टेट की मार्किंग है उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाली मार्किंग है वहाँ से चीज़ों की शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ पे कैसा क्या चीज़ें तुम लोगों की अटकी हुई है। देखो, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पहले तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन के फॉर्मेट तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 तुमको ये पूछ लेगा कि शॉर्ट नोट लिखना है। अब शॉर्ट नोट जो लिखने को तुमसे कहेगा, ठीक है, वो इस तरीके से, यार ये हो क्या रहा है, जब से मैं 6 बार इसको रिकॉर्ड कर चुकी हूँ 6 बार ये परेशान कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसका शॉर्ट नोट लिखने को कहेगा। पहले पॉइंट में मतलब पहला शॉर्ट नोट डायमैग्नेटिक का, दूसरा शॉर्ट नोट पैरामैग्नेटिक का, तीसरा शॉर्ट नोट फेरोमैग्नेटिक का। तो मैं बता देती हूँ कि अगर शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो क्या क्या लिखोगे। पढ़ाते वक्त मैंने तुमको एंटी फेरो और फेरी भी पढ़ाया था, बट वो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। अगर डायमैग्नेटिक का शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो क्या करेंगे। अगर डायमैग्नेटिक का शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो ऐसे लिखेंगे, डायमैग्नेटिक सॉलिड, ठीक है, हैव ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। ये आप लोगों का पहला पॉइंट बना लेना यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ही कंटिन्यू करके लिखना, दे आर वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। ये आप बना लेना अपना पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे क्या लिखोगे आप अपना, कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होता है, इक्वल टू 0। बस इतना सा, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ये पॉइंट नंबर 3। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स करके बनाकर पॉइंट नंबर 4। सो डायमैग्नेटिक का शॉर्ट नोट खत्म हो गया। सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक का पूछता है तो फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या करोगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स कर देंगे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस वुड बी योर पॉइंट नंबर 1। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दिस वुड बी योर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हम यहाँ लिखेंगे कि इनके पास परमानेंटली मैग्नेटिज्म होता है, तो पॉइंट नंबर 3। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हो तो भी ये मैग्नेटाइज होते हैं, ये पॉइंट नंबर 4। और ये हो गए तुम लोगों के एग्जाम्पल्स। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। ठीक है, क्लियर है वाली चीज। ओके, अब यहाँ से ये जो आपका पैराग्राफ है ना फेरोमैग्नेटिज्म वाला, इसी फेरोमैग्नेटिज्म वाले पैराग्राफ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, वाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर सेड टू बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, आर सेड टू बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। इनको हम लोग क्यों कहते हैं कि इन लोगों के पास परमानेंटली ये लोग क्या होते हैं, मैग्नेटाइज। प्लीज स्पेलिंग मतलब करेक्ट कर लेना, मेरा स्पेलिंग लिखाना एम नहीं है, अदरवाइज मैं प्रॉपरली लिखूंगी तो टाइम हो जाएगा। अब वॉइस तुम्हें सुनाई आ रही है तो तुम उसके हिसाब से तो चीज़ों को ठीक कर ही सकते हो। तो ऐसे में अब इसका आंसर क्या देंगे अगर ये चीज़ आप लोगों से पूछ ली जाती। तो अगर ऐसा पूछ लेगा तो देखो, ये जो मैंने ऊपर ऑरेंज कलर की मार्किंग करा रही हूँ ना, ये दे रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बस यही आंसर आपको यहाँ पे लिख देना। यही ऑरेंज लाइन आपको उठा के यहाँ पे छाप देनी है और बस लिख देना कि देयरफॉर दे आर नोन एज परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। ये ऑरेंज लाइन, उस ऑरेंज लाइन को लिख दो तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। सिमिलरली डायमैग्नेटिक वाले पैराग्राफ से आपको एक क्वेश्चन और क्रिएट करके पूछा जा सकता है कि वाई म्यू नेट इज इक्वल टू 0 इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ध्यान दो, डाई को मैं डी लिख रही हूँ, मैग्नेटिक को मैं एम लिख रही हूँ और सब्सटेंस को मैं एस लिख रही हूँ स्पेस की कमी के कारण। ठीक है, अब म्यू नेट करके पेपर में कभी नहीं आएगा, पेपर में म्यू की जगह हमेशा वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, बट तुम तो जानते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल होता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ आती है फिर हम लोग इसका आंसर किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, तो फिर उसमें हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि पहला पॉइंट, ये जो हमने शॉर्ट नोट का में जो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जो हम लोग ने शॉर्ट नोट का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो वैसे का वैसे ही छाप देंगे, फर्स्ट पॉइंट वैसे का वैसे ही छाप देंगे। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 बनेगा। मतलब शॉर्ट नोट का पॉइंट नंबर 1 इस पर्टिकुलर आंसर का भी पॉइंट नंबर 1 होगा। इसके अलावा ये आपको पॉइंट लिखना है, बेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसेस दी स्पिन। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे, ये जो मैंने अभी अभी ब्लू मार्किंग करवाई है। ठीक है, जैसे अपन हाइलाइटर यूज करते हैं ना अपनी टेक्स्ट बुक में, तो मैं भी हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। ब्लू कलर का जो मेरा हाइलाइटर है, उस ब्लू कलर के हाइलाइटर में जो मैंने 4 ठोक शब्द मार्क किए हैं वो लिख दोगे पॉइंट नंबर 2, तो ये उसका आंसर बन जाएगा।
तो समझ रहे हो आप जो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हो अपने टेक्स्ट बुक में, उसमें से कितने सारे आंसर आपका पेपर सेट करने वाला आपसे पूछ सकता है। इसलिए टेक्स्ट बुक हमेशा ऐसे पढ़नी चाहिए। पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स पर अगर आते हैं तो अगर उनका तुम्हें शॉर्ट नोट लिखना पड़ जाए तो उनका शॉर्ट नोट कैसे लिखोगे? आपकी यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस, यहाँ पे ऊपर लिख देना आर दी सब्सटेंसेस विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये बन गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद यहाँ से शुरू करोगे पॉइंट नंबर 2, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस वुड बी अ पॉइंट नंबर 2। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, सो दिस विल बी अ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में आप ये लिखोगे कि ये सब्सटेंस, दीज सब्सटेंसेस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओनली। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो इनकी मैग्नेटिज्म भी चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 4 बनेगा। ठीक है, और पॉइंट नंबर 5 में अपने ये एग्जाम्पल्स दे दिए, तो ये आप लोगों का खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब इससे क्या कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है क्या इस पर्टिकुलर से? तो यहाँ से भी एक छोटू सा क्वेश्चन क्रिएट तो किया जा सकता है कि वाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कि क्यों ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, क्या रीज़न है इनके मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होने का। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो तब इसका आंसर आप किस तरीके से रिपोर्ट करोगे? तो मैं अपना हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ येलो कलर का। ठीक है, इसमें तुम लोगों को क्या करना है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बस ये 4 शब्द लिखने हैं, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बराबर। अच्छा, बल्कि 4 शब्द भी नहीं, एक थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये द स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट, और बिकॉज ऑफ फिर दिस सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब बस इसको ना थोड़ा पॉइंट से ब्रेक कर लेना, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट बना लेना, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट बना लेना। तो इनडायरेक्टली ये जो मैंने येलो कलर का हाईलाइटर यूज किया है, उस येलो कलर के हाईलाइटर को आप 2 पॉइंट्स में ब्रेक कर दो। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से निकल के आया हुआ बाहर आपका सवाल है। डन। अब जैसे ये तो क्वेश्चन पूछ लिया शॉर्ट नोट के फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाउ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, मैं स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रही हूँ, उसको ठीक कर लेना। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप क्या करो? क्लासिफिकेशन करो। तब क्या करोगे? तब ऐसे केस में सबसे पहला हो सकता है ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाए, हो सकता है क्वेश्चन 4 मार्क या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए। तो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाता है तो भैया बहुत ही आसान सी चीज़ है, उसमें तो ज़्यादा खोपड़ी चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसको ध्यान रखना, ये लिखना कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स को क्लासिफाई करते 3 मेजर क्लासेस में, डाया, पैरा और फेरो। ये तो तुम नींद में भी बोल दोगे, यानी कि 1 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा अपनी खोपड़ी नहीं चलानी है, सीधा सीधा आंसर दे देना कि मैडम वो जो पर्पल मार्किंग है ना, उस पर्पल मार्किंग को लिख दो, पर्पल मार्किंग लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये दिख रही ना पर्पल मार्किंग, ये देखो ये रही पर्पल मार्किंग। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 से 3 मार्क्स के लिए पूछा गया तब क्या करोगे? तब पर्पल मार्किंग तो लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, पर्पल मार्किंग तो आपको लिखनी है हेडिंग डालकर, और साथ ही साथ में आपको क्या करने, सारे के सारे 3 के 3 शॉर्ट नोट्स भी छाप देने। ये जो मैंने अभी मार्किंग कराई ना तीनों शॉर्ट नोट्स की हेडिंग डाल के पॉइंट्स बना के इसको लिख दोगे। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 2 एक और यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा 1 मिनट, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड या फिर क्रिएटेड, जो भी वर्ड आपको लिखना होगा, या जनरेटेड, इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होती है? तो इसका आंसर देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 1, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 2, और ये बन गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है वाली चीज़? अच्छा, और उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, डिस्कस द केस। ठीक है, डिस्कस द केस व्हेन ऑर्बिटल विल शो की जगह एग्जिबिट, स्टैंडर्ड वर्ड भी यूज किया जा सकता है। मैग्नेटिज्म, कब आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म देगा या फिर वो मैग्नेटिज्म नहीं देगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ऐसे में अपना जवाब क्या दोगे? पॉइंट नंबर 1, अगर
ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन कम से कम है अनबैलेंस, तो वो मैग्नेटिज्म देगा। तो ये बना लो अपना पॉइंट नंबर 1। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो वहाँ पे कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के पूरे पैराग्राफ में हमने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जहाँ से कोई टीचर हमको क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। अगर मैं मतलब एज अ स्टूडेंट पढ़ रही होती 12th बोर्ड का एग्जाम्स, तो मैं इस तरीके से अपनी टेक्स्ट बुक को मैं मार्क कर रही होती, जो कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स के दौरान भी किया था, ठीक है। हाँ, इसमें एग्जाम्पल्स आप ठीक तरीके से रटिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। इवन जो जो आपने लाइन पढ़ी है ना, हर एक लाइन से एमसीक्यू क्रिएट किया जा सकता है। आप एमसीक्यू के ऊपर देखो, कोई टीचर कभी आपको समझा नहीं सकता कि देखो इस लाइन से एमसीक्यू आएगा, इस लाइन से नहीं आएगा, क्योंकि कहीं से कोई सी भी लाइन से एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू का कोई धर्म ईमान तो नहीं होता कि नहीं मैं इस लाइन से आऊंगा, इस लाइन से नहीं आऊंगा, वो कहीं से आ सकता है, यूनिवर्सल होता है भैया वो। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से पूछे जा सकते हैं यार तुमको डिस्टिंग्विश, ठीक है। यहाँ से तुमको क्या पूछे जा सकते हैं, डिस्टिंग्विश। अब क्वेश्चन नंबर 3 मतलब इट डजंट मीन्स कि मैंने इतनी जो मार्किंग कराई है वो क्वेश्चंस में नहीं आती। अब मुंह से निकल गया 3 तो समझ लो डिस्टिंग्विश पूछे जा सकते हैं। अब डिस्टिंग्विश पहला वाला किसके बीच में पूछेगा, डाई वर्सेस पैरा के बीच में पूछेगा। बी वाला किसके बारे में पूछेगा, पैरा वर्सेस फेरो के बारे में पूछेगा। सी वाला किसके बारे में पूछेगा, आप लोगों के डाई वर्सेस आपके फेरो के बारे में पूछेगा। तो मैं अभी तुम लोगों को डिटेल में पूरे डिस्टिंग्विश लिखवा कर नहीं दे रही हूँ, पढ़ा दिया है यार चैप्टर, इतना नोट्स तो तुम कर लोगे कंप्लीट, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। मैं सिर्फ हिंट दे देती हूँ। अगर डाई वर्सेस पैरा के बारे में पूछता तो सबसे पहला पॉइंट दोनों का पहले तो ये लिख देते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट बनाकर। कई गधे लोग ऐसे भी होते हैं, मैं जैसा लिखने को लिखती हूँ वैसे का वैसे उठा के मेरे को छाप कर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना, स्टेटमेंट बनाना कि एक तरफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते और एक तरफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इधर लिख देना कि जो म्यू नेट होता है वो 0 होता है और यहाँ पे म्यू नेट आप लोगों का 0 नहीं होता, ठीक है। पॉइंट नंबर सी क्या लिख देना कि ये वीकली रिपल किए जाते हैं किस चीज़ से, मैग्नेटिक फील्ड से, और ये वीकली क्या किए जाते हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। अब पॉइंट नंबर डी क्या लिख देना, यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स। वैसे तो एग्जाम्पल्स को डिस्टिंग्विश में नहीं काउंट करते, बट फिर भी लिख दो। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 आपको हो सकता है पैरा वर्सेस आपके फेरो के बीच में पूछ लो, तो ये देखो बड़ी कठिन समस्या होती है। इसमें क्या लिखेंगे, पैरा में लिखेंगे कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फेरा जो है क्या उनके पास नहीं होते, उनके पास भी होते हैं, बट इनके पास होते हैं लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जवाब देखोगे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये लार्ज और एक तरफ लार्ज नहीं है। अच्छा, उसके अलावा क्या वर्ड लिखोगे यहाँ पे कि दे डू नॉट शो, ठीक है, दे डू नॉट शो, ध्यान रखना क्या कहते हैं, एक मिनट को क्या लिखना बोलने वाली थी मैं, दे डू नॉट शो मैग्नेटिज्म, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो मैग्नेटिज्म नहीं देंगे। और यहाँ पे क्या लिख देना कि ये आपके मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी मैग्नेटिज्म देते हैं। और एक पॉइंट इनमें क्या लिख देना, अपने अपने एग्जाम्पल्स। ये हो गया। तीसरी चीज तुमसे ये पूछी जा सकती है डाई वर्सेस फेरो। तो डाई वर्सेस फेरो का तो देखो बहुत ही आसान है, इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनके पास लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इन लोगों का जो म्यू नेट है वो 0 है, यहाँ पे म्यू नेट 0 नहीं होता, ठीक है। ये वीकली रिपल होते हैं और वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पे उनका डी पॉइंट में उनके क्या लिख दोगे, एग्जाम्पल्स लिख दोगे। ये हो गई बातचीत, डन, ओके मैडम। तो ये हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की मार्किंग पूरी ख़त्म कर ली। अब मैं मार्किंग करा देती हूँ डिफेक्ट्स की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वाली मार्किंग मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो में नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मेरी तबीयत नहीं है, उसमें वो चीज़ कैसा है, अगर मैं उसकी ज़्यादा बोलूँगी तो फिर मैं बाकी बैचेस में एक्चुअली में बोलने के लिए मेरा गला नहीं बचेगा, मुझे बाकी बैचेस का भी कंटेंट देखना पड़ता है ना। तो इसलिए अभी शॉर्ट में जितना तुम लोगों को मार्किंग देकर, ताकि तुम लोग लर्न करना शुरू कर सको, या तुम्हारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम हमारा तो सब लर्न हो गया, आप भी पीछे रह गए, इसीलिए मार्किंग करा रही हूँ। तो देखो डिफेक्ट्स में जो बेसिक डिफेक्ट्स की इंट्रोडक्टरी मार्किंग है वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी तुम लोगों को। ये देखो मेरे पास खुद मार्किंग है। हाँ, अब इसमें बात आती है डिफेक्ट्स के 3 टाइप, स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री, इम्प्योरिटी।
नॉन स्टोक्योमेट्री की मैं मार्किंग आपको करवा चुकी हूँ। जिस दिन नॉन स्टोक्योमेट्री का वीडियो डाला था उसी दिन उसी के एंडिंग में करवा दिया था। मैं हमेशा यही करती हूँ कि वीडियो के एंडिंग में मार्किंग कराती हूँ, बट दिक्कत है कि अभी 4 दिन से ऐसा हो रहा है, तुम भी देख रहे होगे, तुम्हारी वीडियो का क्वालिटी थोड़ा अलग आ रहा है। मतलब वो एक्चुअली होता है कि जब भी तुम्हारा वीडियो बनाया जाता है वो डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं ऑटो डिलीट। अभी ऐसे इस वीडियो को बनाते वक्त भी वो ऑटो डिलीट हो गया था। तो जो बैकअप में स्टोर करके रखते हैं कि कल को ऑटो डिलीट हो जाए तो इतनी बड़ी मेहनत बर्बाद ना हो, तो वो बैकअप था वो, इसकी वजह से थोड़ा सा वो अलग दिखता था नॉर्मल वीडियोस के कंपेयर में। ठीक है, तो उनमें भी मैंने मार्किंग कराई थी, लेकिन वो ऑटो डिलीट हो जाता है, तो ऑटो डिलीट में वो बैकअप में ये चीज़ स्टोर नहीं हो पा रही थी, तो इसकी वजह से वापस मुझे मार्किंग करानी पड़ रही है। चलो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लेगा, व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज डिफाइंड एज अ डिफेक्ट, ठीक है, इन विच, ठीक है, ये तो मेरा फेवरेट लाइन हुआ करती थी जब मैं 10th क्लास में थी, इन विच फॉरन ये वगैरह 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 लिख दोगे। ये हो गया तुम लोगों का डिफाइन इम्प्योरिटी डिफेक्ट का क्वेश्चन, ये उसकी डिफाइन हो गई। ठीक है, अब देखो पेपर में चाहे तुमको डिफाइन पूछा जाए तो उसमें डिफाइन लिखने के बाद से उतना लिख के मत आ जाना। हमेशा प्रेफर करना कि जो तुम्हारा टीचर है उसको तुम एक्स्ट्रा जानकारी दो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी के नाम पे आप डिफाइन में क्या लिख देना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के 2 टाइप होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और इम्प्योरिटी, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। चाहे पूछा हो ताकि तुम्हारा पेपर अलग दिखना चाहिए बाकियों के पेपर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन क्या क्रिएट किया जा सकता है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्रिएट होगा, अगर होगा भी तो। अगर मैं 1 मार्क के लिए बोल रही हूँ तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अगर इस तरीके का आपसे 1 मार्क कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, 2 काइंड के इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, अब देखो आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। किसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी पर, और आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है किस चीज पर, आप लोगों के इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी पर। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके मार्क करवा देते हैं तुमको। सबसे पहले मार्क करवा देते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी को, बहुत ही छोटा है, तो कैसे करोगे इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट नंबर 1 डिफाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में फॉर एग्जाम्पल Fe एटम ऑक्यूपाइज द लैटिस साइड, कार्बन एटम एट द इंटरस्टिशियल स्पेस, पॉइंट नंबर 2 हो गया। और पॉइंट नंबर 3 में आपको ये डायग्राम दे देना है, खत्म। अब ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से देखो और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर मैं बोर्ड का पेपर बना रही होती तो पहले तो मैं एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनाती, मैं आपको क्वेश्चन में डायग्राम गिवन दे देती अगर मैं बोर्ड का पेपर सेट कर रही होती तो। और मैं ये जो बाजू में आयरन लिखा हुआ है और ये जो बाजू में कार्बन लिखा हुआ है ना, इसको मैं मिस कर देती, मतलब गायब कर देती। और या फिर मान लेते हैं मैं आपको बोल देती कि फिलहाल ये जो डायग्राम है ये स्टेनलेस स्टील का है, और मैं तुमसे ये पूछती कि बताओ कि इसमें से आयरन कौन है और कार्बन कौन है, ताकि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आयरन कौन है और कार्बन कौन है। मतलब बड़ा वाला कार्बन है कि छोटा वाला कार्बन है, बड़ा वाला आयरन है कि छोटा वाला आयरन है। तो हर इसको मैं डायग्राम वाले बेस में कन्वर्ट कर लेती। तो इस क्वेश्चन को अपनी नोट्स कॉपी में लिखना बट अच्छा रहेगा कि तुम अपने दिमाग में स्टोर रखो कि इस तरीके के डायग्राम पूछे जा सकते हैं या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बल्कि ये सभी पूछना चाहिए ताकि एक स्टूडेंट का रट्टा मारने पे कम फोकस रहे और चीज़ों को समझने पे ज़्यादा रहे। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का पेपर पैटर्न वैसा नहीं आता है। अच्छा, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको ये पूछ लेगा कि स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ व्हाट, मतलब स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है, हम सब जानते हैं ये बात बहुत अच्छे से। तो आपसे पूछ लेगा कि स्टेनलेस स्टील किस चीज़ का अलॉय है, तो आपको वहाँ पे अपना जवाब दे देना है कि वो अलॉय है किस चीज़ का, आयरन का और आप लोगों के कार्बन का। ये आपको जवाब दे देना है। या फिर आपको सिंपली एक क्वेश्चन ये आ सकता है अलग से कि ड्रॉ लैटिस ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो अगर सिर्फ ड्रॉ करने के लिए आता है तो आप ये जो डायग्राम ऊपर दिख रहा है वो डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, फटाफट ड्रॉ कर देना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन स्टेनलेस स्टील, ठीक है, इन स्टेनलेस स्टील आउट ऑफ, पहले तो ये पूछ लेगा कि स्टेनलेस स्टील किस चीज़ का अलॉय है, ठीक है, विच इज होस्ट और विच इज इम्प्योरिटी, होस्ट कौन है और इम्प्योरिटी कौन है,
ये आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि होस्ट एटम कौन है और इम्प्यूरिटी एटम कौन है। तो आयरन हमको पता होना चाहिए होस्ट एटम है और कार्बन हम लोगों का इम्प्यूरिटी एटम है, तो ये मार्किंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका इम्प्यूरिटी है, बराबर। तो ये इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग हमारे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी पे। तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी के दो टाइप्स होते हैं, या तो नॉर्मल एटम में हो जाती है या तो महाराज जाकर किसी एलियोवेलेंट में होते हैं। तो अगर ये आपको पेपर में मान लेते हैं पूछा जाए कि एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी 3 मार्क्स के लिए, अगर आपको पूछा जाए एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी 3 मार्क्स के लिए, तो आपको बेसिकली ये दोनों समझाना है। आपको नॉर्मल वाले के लिए भी समझाना है, यानी कि ये वाला पॉइंट भी आपको लिखना है और आपको ये एलियोवेलेंट वाला भी लिखना है। बट कई बार पेपर में आपको चीज़ें पूछी जाती हैं एकदम प्रिसाइजली कि सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी ब्रास में एक्सप्लेन करो और सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी आप किसी एलियोवेलेंट आयन में एक्सप्लेन करो। तो अगर ब्रास का पूछे तो सिर्फ ब्रास का लिखना, एलियोवेलेंट का पूछे तो सिर्फ एलियोवेलेंट का लिखना, और अगर मेंशन नहीं किया है कि किसका पूछ रहा है तो फिर दोनों ही लिखना। क्लियर है? तो अगर ब्रास का मैं पूछूं तो यहाँ से क्वेश्चन देखो आपको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि एक्सप्लेन, जैसे फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन क्या क्रिएट कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन करना है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन किस में, आपके ब्रास में। तो पहले तो एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि ब्रास में सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी थी कि स्टेनलेस स्टील में थी। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, हम कई बार उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ठीक है, इसको गड़बड़ मत करना। तो यहाँ से देखो किस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। एक और सबसे पहला, जब तुम इसका आंसर लिखोगे तो उसमें लिखना डिफाइन। किस चीज़ को डिफाइन करोगे? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी को अगर एक्सप्लेन करने को पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस है कि सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी को ही डिफाइन करोगे ना। फिर बताओ, तो ये उसकी पूरी सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का ये डिफाइन है। ये अलग से क्वेश्चन बना लेना कॉपी में, डिफाइन सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। और जब भी सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एक्सप्लेन करने को आए तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, चाहे नॉर्मल एलॉय के लिए एक्सप्लेन करने को आए या चाहे एलियोवेलेंट के लिए आए। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में अब उसने बोला है कि एक्सप्लेन करो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन आपके सॉलिड सॉल्यूशंस। अब देखो जरूरी नहीं है ब्रास करके लिख के आएगा, चलो ब्रास को मैं हटा देती हूँ, चलो ब्रास नहीं भी हटाती हूँ, ब्रास भी लिख के आ सकता है, या ब्रास के बदले में वो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि आप इस सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को एक्सप्लेन करो ब्रास में या फिर इन सॉलिड सॉल्यूशंस। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, उसको ठीक कर लोगे तो देखने को हो रहा है, बस वही काफ़ी है। तो सॉलिड सॉल्यूशंस का मतलब ही बेसिकली एलॉय होता है, या फिर आपको ये पूछ सकता है कि आप उसको एक्सप्लेन करो एलॉय में। तो तीनों में से कोई भी भाषा पूछी जा सकती है कि आप सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को या तो सॉलिड सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करो, या तो एलॉय में एक्सप्लेन करो, या फिर ब्रास में। ब्रास डायरेक्टली वो दे देगा, बट ब्रास मेरे हिसाब से डायरेक्टली वो नहीं देगा, ठीक है। वो आपको क्या करेगा, बताएगा, ताकि आप खुद अपने दिमाग पे जोर डालो और ये सोचो कि सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में ब्रास लेना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील लेना चाहिए, क्योंकि दो ही एलॉय हमारे सिलेबस में और दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम के दिन कि अरे यार ब्रास वाला सब्स्टिट्यूशनल में आता था कि इंटरस्टिशियल में आता था, समझ नहीं आ रहा यार, याद नहीं आ रहा यार। बस ये कंफ्यूजन था कि तुमको क्रिएट हो सके, इसलिए वो नाम स्पेसिफाई नहीं करेगा, सिर्फ हेडिंग दे देगा सब्स्टिट्यूशनल लिखो। तो आपको ये याद रखना है कि दो ही एलॉय हैं और दोनों एलॉय का कौन सा किस एलॉय की किस कैटेगरी में। तो पहला पॉइंट तो डिफाइन हो गया, और दूसरा पॉइंट हेडिंग देना कि फॉर एग्जाम्पल उसने तुमसे बोला कि एलॉय के लिए एक्सप्लेन करो, तो उसने लिखना कि कंसिडर एन एलॉय ऑफ ब्रास, ताकि पता चलना चाहिए कि ब्रास एक अलॉय है। डायरेक्ट इससे मत शुरू कर देना कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ये पॉइंट नंबर 3 आप लिखोगे। पॉइंट नंबर 2 में ये वाली लाइन लिखोगे जो मैंने अभी बोली कि कंसीडर एन अलॉय ऑफ ब्रास। ये आप पॉइंट नंबर 2 में लिखोगे। पॉइंट नंबर 3 में ऊपर मार्क करा चुकी हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आप लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और पॉइंट नंबर 5 आपका ये डायग्राम होगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर, एक एलॉय के अंदर, या फिर प्रिसाइजली ब्रास के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट को, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है एक आपको डायग्राम बेस्ड, जैसा मैंने नीचे में समझाया ना वैसा ही सेम सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपको एक डायग्राम दे देगा, पूछेगा कि बताओ इसमें कॉपर कौन सा है और जिंक वाला कौन सा है। वैसे वो ये नहीं पूछेगा,
आपको कॉपर और जिंक लिख कर देगा और पूछेगा कि इसमें होस्ट एटम कौन है और इम्प्योरिटी कौन है, तो जो कम दिखे ना वही इम्प्योरिटी होगी, क्योंकि कभी हम ऐसा नहीं करते कि इम्प्योरिटी को पूरा ही भर दिए, ऐसा नहीं करते, और जो ज़्यादा दिख रहा है वही आपका क्या होगा, होस्ट एटम होगा। ठीक है, तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट इज ब्रास। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं अभी आंसर ओरली बता रही हूँ, मार्क नहीं करा के दे रही हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। तो आपको आंसर देना है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक सच दैट कॉपर इज अ होस्ट एटम एंड जिंक इज एन इम्प्योरिटी। ठीक है, एंड ब्रास शो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, सिमिलरली ये नीचे भी पूछा जा सकता था व्हाट इज स्टेनलेस स्टील। अगर ऐसे पूछा जाता तो क्या जवाब देते हैं, स्टेनलेस स्टील इज एन व्हाट आप लोगों का एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन सच दैट आयरन इज एन होस्ट एटम एंड कार्बन इज एन इम्प्योरिटी एंड स्टेनलेस स्टील हैव सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस तरीके से जवाब देना है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज ब्रास तो वन लाइन में लिख के मत आ जाना, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये भी लिखना। ठीक है, वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि आपको पता है कि होस्ट एटम कौन है और इम्प्योरिटी कौन है। ठीक है, अच्छा, डिपेंड कि उसको लिखने के चक्कर में पेपर ना छूट रहा हो, ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करने के चक्कर में। अगर तुम स्लो मोशन हो और तुमसे तुम्हारा पेपर छूट रहा है तो तुम भैया जितना पूछा है तुम उतना ही लिख दो, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ब्रास का आंसर लिख लोगे, ठीक है, लिख लेंगे भैया। और उसके बाद ये पूछ सकता है इन ब्रास, ठीक है, व्हाट इज हु इज होस्ट एटम, इस तरीके से कुछ पूछ लेगा कि कौन आपका होस्ट एटम होता है और कौन आपका इम्प्योरिटी। तो होस्ट एटम में ऊपर लिखवा चुकी हूँ कि कॉपर होता है और आपका इम्प्योरिटी जिंक होता है, तो ये आंसर लिख देना। लेकिन इस आंसर में ना डायग्राम जरूर बनाना ताकि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो, बराबर। नेक्स्ट में आते हैं एलियोवैलेंट पे। एलियोवैलेंट वाली देखो चीज़, वो आपको क्या है, पहली बात तो आपको एलियोवैलेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। अच्छा, तो एलियोवैलेंट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन बन चुका है डिफाइन, किस चीज़ का डिफाइन है, ये आपके एलियोवैलेंट का डिफाइन है, बराबर। ये पहला क्वेश्चन क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब उसके बाद अब किसी ने तुमसे पूछा कि आप एलियोवैलेंट आयन को इम्प्योरिटी को एक्सप्लेन करो, तो इसमें देखो मैं सजेस्ट करूंगी काइंडली रेफर टारगेट। इसमें आप मत देखिए, में बहुत सारी जानकारी दी हुई है, अननेसेसरी फालतू उस आंसर जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा। अब शो मिस करो, मार्किंग तो देखो मैंने ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर ऐसा आता है तो कैसे लिखोगे, देखो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बन गया आपका पॉइंट नंबर 1। यहाँ से ये पर ब्लू कलर की मार्किंग ये बन गई आप लोगों की पॉइंट नंबर 2, और ये डायग्राम बन गया पॉइंट नंबर 3। खत्म, ये बस 3 पॉइंट में एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी खत्म। अब अगर यही चीज तुमको पेपर में पूछी जाती, मतलब टेक्स्ट बुक से मैं मार्क कराती, तो 6-7 पॉइंट बन जाते, तो 3 पॉइंट में एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी खत्म। अब देखो एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, डिफाइन कर देना, मार्क करा चुके हैं। कितने टाइप्स, 2 टाइप्स, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल, वो भी लिख देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन करो, किसको एक्सप्लेन करें, एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी को एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल से। तो अगर एलियोवैलेंट को एक्सप्लेन करना है तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कितना लिखना है, सिर्फ ये 3 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये डायग्राम 3 पॉइंट। बट जरूरी है कि यहाँ पेपर में आपसे एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी को एक्सप्लेन करके मांगा जाता। हो सकता है कल को तुमसे सब्स्टिट्यूशनल का दूसरा वाला एक पार्ट एक्सप्लेन करवा लेता, एलॉय वाला, या इंटरस्टिशियल वाला एक्सप्लेन करवा लेता, भैया कुछ भी एक्सप्लेन करा लेता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ही है ना सारी चीजें। तो ऐसा मत सोचना कि स्टार मार्क क्वेश्चन है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलियोवैलेंट को एक्सप्लेन करने को कहा है, तो पेपर में भी सिर्फ एलियोवैलेंट ही एक्सप्लेन करने को आएगा। पीछे कुछ भी आ सकता है, ठीक है, पीछे क्या हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। अच्छा, अब एक और चीज जो तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी है, एक और क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट करना है, डिस्टिंग्विश। हाँ, डिस्टिंग्विश यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगर मैं पेपर सेट कर रही होती तो मैं शॉर्ट नोट नहीं देती कभी भी पेपर में। अगर मेरे को पेपर सेट करना होता तो मैं बेसिकली डिस्टिंग्विश देती। किसके बीच का डिस्टिंग्विश देती, आपके सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट का और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट का। तो कैसा लिखते हैं, पहले तो पहले पॉइंट में तो हम दोनों के क्या लिख देते, डिफाइन लिख देते, वो तो लिखना ही पड़ता है यार, और क्या लिखोगे तुम बताओ, और क्या लिखोगे। और सेकंड पॉइंट में इनके एग्जांपल लिख देते हैं कि स्टेनलेस स्टील में एक होता है और दूसरा वाला ब्रास में होता है, ये इस तरीके से बस। तो ये तुम्हारी नोट्स कॉपी में होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील
इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डिफेक्ट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डिफेक्ट, ये आपको पूछ लेगा। तो आपको याद होना चाहिए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डिफेक्ट, आप लोगों का इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ना। जरूरी नहीं है स्टेनलेस स्टील पूछे, उसके बाजू में ब्रास के बारे में भी पूछ सकता है, तो ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस डिफेक्ट, ये क्वेश्चन आएगा। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में स्टेनलेस स्टील डायरेक्ट पूछ ले। अगर मेरे को पेपर सेट करना होता तो मैं पता है इस सवाल को कैसे सेट करती कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं हमारे हाउस होल्ड आइटम में। पहली बात तो मैं एलॉय वर्ड कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करती। मैं इसीलिए एलॉय वर्ड डायरेक्टली यूज नहीं करती कि मैं ये देखना चाहती कि एक स्टूडेंट क्या वहां पर आपका जो ये वर्ड होता है सॉलिड सॉल्यूशंस, उसको क्या ये पता है कि सॉलिड सॉल्यूशंस को ही अलॉयज कहते हैं। ताकि इसीलिए मैं उसको डायरेक्ट कभी नहीं देती कि मैं अलॉय के बारे में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं उसको परेशान करने के लिए सॉलिड सॉल्यूशन देती। फिर मैं क्या बोल रही हूँ कि इन अवर हाउस होल्ड देयर इज वेरी कॉमन सॉलिड सोल्यूशन विच वी यूज इन अवर किचन। अब भैया किचन में बहुत ही कॉमन सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, ये तो तुम भी जानते हो। और फिर मैं आगे क्वेश्चन क्या पूछ लेती कि बताइए आइडेंटिफाई दैट सॉलिड सोल्यूशन, उस सॉलिड सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछ लेती कि उस पर्टिकुलर सॉलिड सोल्यूशन को कौन सी डिफेक्ट के अंतर्गत डाला जाएगा, तो वहां पे आप जवाब देते कि इस पर्टिकुलर सॉलिड सोल्यूशन को हम सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट के अंतर्गत डालते। पॉइंट नंबर 3 में तुमसे पूछवाती ड्रॉ डायग्राम, तो तुम डायग्राम ड्रॉ करवाती। और पॉइंट नंबर 4 में तुमसे क्या लिखवाती, आइडेंटिफाई दी होस्ट आइटम एंड इंप्योरिटी। तो फिर वहां तुम लिखते कि ये मेरा एफी मेरा होस्ट आइटम है, ये वो है वगैरह वगैरह, जो भी ऐसा रहता ये इस तरीके से। मतलब और ये क्वेश्चन में देती 4 मार्क्स के लिए। मतलब मैं कभी बड़े बड़े आंसर्स लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती, मैं भी इस तरीके से कंडक्ट कराती कि इंसान हाँ कि अच्छा सॉलिड सोल्यूशन पूछा है, लो मैडम स्टेनलेस स्टील, डिफेक्ट पूछ रही हो, लो इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, अच्छा आपको डायग्राम चाहिए, लो डायग्राम, आपको होस्ट आइटम जानना है, लो होस्ट आइटम। मतलब इस 4 मार्क को स्कोर करने के लिए एक स्टूडेंट को पूरी जानकारी भी है, ये भी मुझे पता चल जाता। और मुझे ये भी पता चल जाता कि हाँ उस क्वेश्चन को एक अगर टुकड़े टुकड़े में पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को एनालाइज करके वो आंसर देने के लायक है। क्योंकि आप जब 12th को क्रॉस करोगे, जब भी आप फ्यूचर में किसी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे या फिर 12th के बाद ही आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, तो उसमें सवाल ऐसे नहीं आएंगे डिफाइन ये डिफाइन वो, वहां पे तो इसी तरीके से आएंगे। और आपका दिमाग डेवलप होना चाहिए, वो दिमाग डेफिनेशंस रट्टा मार के या ऐसे रट्टा मार के नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम रेडी रहना। अगर मैंने टेस्ट पेपर लिया तो मैं क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम करके दूंगी, ठीक है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। जिन्होंने 10th यहाँ से दी है उनको पता है कि यहाँ के क्वेश्चन पेपर ऐसे ही बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन में देती हूँ उसमें कम से कम 5 सब पार्ट्स करवा देती हूँ, ताकि आप सोचो 1 वर्ड आंसर लिखना होता है आपको मात्र, नो ब्रीफ्स। ऑप्शन में ब्रीफ वाले भी रहेंगे, लेकिन कैसा है आप लर्न इस तरीके से करो कि आपसे उससे ब्रीफ पूछे, कि आपसे उससे एमसीक्यू पूछे, या उससे आपसे इस तरीके से पॉइंट से पूछे, आपको सब आना चाहिए। तो फिलहाल अभी यहाँ तक की मार्किंग रोकते हैं, कल हम लोग स्टोक्योमेट्री की मार्किंग कर लेंगे। और साथ ही में मैंने कहा था एक डेरिवेशन वाला पार्ट है उसको भी पढ़ लेंगे, बट फिलहाल अभी इसको यहाँ रोकते हैं। तो अभी मैं एक बार समराइज कर देती हूँ तुम्हें कितने कितने आंसर्स आज लिखने हैं, ताकि कई गधे लोग ऐसे होते हैं ना जो मुझे ये बताते नहीं मैडम आपने तो कम आंसर्स दिए थे ना, उन लोगों को ये बोलने का मौका ना मिले। पहला आपको 3 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, डायमैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा हो गए, 3 आंसर्स हो गए, 3 क्वेश्चंस हो गए, ओके। पॉइंट नंबर 4 आपको ये लिखना है, हाउ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड। अब तुम बोलोगे मैडम अभी तो आपने तीनों शॉर्ट नोट लिखाए थे, फिर से लिखे क्या? लिख लो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते लिखते लर्न तो हो जाएगा। तो आपको लिखना ही है, नहीं मिला मुझे कॉपी में तो मैं 50 बार लिखूंगी, लेकिन लिखना ही चाहिए तुमको। तो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, क्योंकि 3 डिस्टिंग्विश है तो 7 क्वेश्चन तो यही हो गए। अच्छा ये जो पैराग्राफ है, ये देखो ये जो पैराग्राफ है, यार ये दिख नहीं रहा है, रुको, हाँ ये जो पैराग्राफ है, ये इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके पास। ये वाले पैराग्राफ से इतना क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, बराबर, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, हाँ आ गया। ये 1 मार्क के लिए अगर पूछा गया तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। अच्छा उसके बाद ये गिव रीजन क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, और दिख रहा है क्या? नहीं, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर से पार्ट से आपको 13 क्वेश्चंस लिखने हैं।
और इम्प्योरिटी डिफेक्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं, वहां कितने लिखने हैं, देखो देखो देखो। हाँ, तो एक क्वेश्चन आपको, पहले तो सारे डिफाइंस पे बातचीत कर लेते हैं। डिफाइंस किस तरीके से पूछेगा, या तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट को एज अ डिफाइन पूछेगा, या तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट को एज अ डिफाइन पूछेगा, ठीक है, या फिर एलियोवेलेंट को एज अ डिफाइन पूछेगा 3, या फिर इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट को एज अ डिफाइन पूछेगा 4। टोटल 4 डिफाइन है। हाँ, उसके अलावा आपको 2 डायग्राम्स बनाने हैं। मैं क्वेश्चन बता रही हूं, सुन लो। ड्रॉ डायग्राम ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल शोइंग सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 सुनो। ड्रॉ डायग्राम ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस शोइंग इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशनल में ये डायग्राम, बाजू में कौन कॉपर है, कौन जिंक है और किस चीज का डायग्राम है वो लिखोगे, कौन होस्ट है, कौन इम्प्योरिटी है वो लिखोगे। तो 4 डेफिनेशन, 2 डायग्राम। कितने आंसर्स हो गए अभी? 6। अच्छा, 1 मार्क के लिए पर्पल वाले से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। बोलो कितने हो गए? 7। अच्छा, उसके बाद अब शॉर्ट नोट्स आएंगे। या तो शॉर्ट नोट आएगा आपके ऊपर किस चीज को लेके, एलियोवेलेंट को लेकर। तो ये एलियोवेलेंट के शॉर्ट नोट को कहां से लिखना है? टारगेट से लिखना है। 3 पॉइंट से सिर्फ, हाँ, ज्यादा मत लिखना। तो ये हो गया 8। या तो आपका शॉर्ट नोट पूछा जाएगा किस चीज को लेकर, इस इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी को लेकर, इसका शॉर्ट नोट। तो क्या लिखना है शॉर्ट नोट में मैं ऑलरेडी इस वीडियो में समझा चुकी हूँ, बट अब मैं रिकॉल करा रही हूँ। ये हो गया 9, ठीक है। उसके बाद आपको इस वाले सॉलिड सोल्यूशन का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, हो गया 10। शॉर्ट नोट मिला के 10। अब देखो छुटपुट छुटपुट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये हो गया 11, है ना, ये हो गया 12, ये हो गया 13, अच्छा ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, डिस्टिंग्विश हो गया 17। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, है ना। और उसके बाद अब 18वां क्वेश्चन सुनो। 18वां क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। जाओ भैया, मतलब पूरी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एक्सप्लेन करनी है। तो उसमें तुमको पहले पॉइंट में इम्प्यूरिटी की डेफिनेशन भी लिखनी है, फिर उसके बाद तुम्हें सब्स्टिट्यूशनल की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसमें तुमको उसके दोनों समझाने हैं, उसका एलॉय वाला भी समझाना है, उसका एलियोवेलेंट वाला भी समझाना है, और उसका इंटरस्टिशियल वाला भी समझाना है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको इम्प्यूरिटी एक्सप्लेन करनी है पूरी की पूरी। तुम बोलोगे अभी अभी तो शॉर्ट नोट लिखा, वही वापस लिखवा रहे हो। लिखो ताकि तुम्हें याद भी हो जाए, लिखते लिखते तुम्हारे नोट्स भी बने, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कि अगर पेपर में तुमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाए तो तुम वहां पे अंडा देके आओगे, वो भी ऑस्ट्रिच लेवल का, और ये बोलोगे अरे मैडम हमने तो ये लर्न ही नहीं करवाया था ना आपने, तो ऐसा में तो समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन क्या आ गया। ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मेरी बुद्धि जितनी भी है, उस बुद्धि के अकॉर्डिंग मैं जितना भी सोच पा रही हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता, उस बुद्धि के अकॉर्डिंग उतने नोट्स तो बनाओ। लेट्स से अगर तुम्हारी बुद्धि के अकॉर्डिंग तुम इससे ज्यादा अच्छे नोट बना सकते हो तो वो भी भेज देना, मेरे को चलेगा, मैं वो भी चेक कर दूंगी, बट इतना तो होना ही छोड़ना। 19वां क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी। अगर 19वें क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी एक्सप्लेन करने को आता है तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी एक्सप्लेन करनी, और ज्यादा बकरबाजी कुछ नहीं करना। और उसमें पहला पॉइंट उसकी डेफिनेशन, दूसरे में ये पूरा का पूरा एलॉय वाला छापना है, और उसके बाद आप लोगों को ये एलियोवेलेंट वाला छापना है। एलियोवेलेंट वाला कहाँ से? टारगेट से। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से। तो बस खत्म। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 20। तो 20 क्वेश्चंस यहाँ के और नीचे के 13 क्वेश्चंस आई थिंक, तो टोटल 33 क्वेश्चंस है। तो आज इसको अगर लिखने बैठोगे तो मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे से, 3 घंटा भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 घंटा चलो मैक्स टू मैक्स। तो तुम्हारे पास अभी जो पर्टिकुलर क्लास है, आई थिंक जितनी वक्त हुई है, जिस वक्त भी तुमको ये चीज मिली है, उससे 3 घंटा तुम पकड़ के चलो। ग्रुप में तुम्हें अपडेट आ जाएगा कितने बजे तक मुझे नोट्स होना, लेट मत करना। बाकी अब जो बच गया है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम पढ़ चुके हैं, उसकी मैंने मार्किंग नहीं कराई है, स्टोक्योमेट्री की नहीं कराई है, तो ये सारी मार्किंग तुम्हें एक एक करके धीरे धीरे मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो फिलहाल इस चीज को यहाँ रोकते हैं। हाँ, अगर इस दौरान बीच में कोई वीडियो आता है टॉपिक सीखने का, और उस वीडियो में अगर मैं मार्किंग करा रही हूँ तो उसको अपने नोट्स में लिखते जाना। ठीक है, ऐसा मत करना कि अच्छा मैडम स्टोक्योमेट्री वाली बाकी है ना, तो अभी हमने ये वाली भी नहीं लिखी, मत करना ऐसा। अगर क्वेश्चन वीडियोस में दिख रहा है, मार्किंग मिल रही है, तो उसको तुरंत तुरंत लिखते जाओ। क्या होगा, नोट्स बस थोड़े आगे पीछे बन जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेना। बट मैं कोशिश यही करूंगी कि स्टोक्योमेट्री वाली मार्किंग कल ही करवा दूं, ताकि तुम्हारा डिफेक्ट्स वाली मार्किंग तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे मान के चलिए कि प्रोबेबली अभी 2-4 दिनों में हमारा सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा,
आयोनिक हम खत्म कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन हमारा खत्म हो चुका है, बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री, ये सब हो गया। ग्रीन केमिस्ट्री मैंने तुम्हें पढ़ने को कहा था, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को आगे वक्त मिला तो मैं इसकी मार्किंग जरूर करा दूंगी। अच्छा, ये 8D ब्लॉक वाला हमारा हो चुका है, बट F ब्लॉक हमारा बेसिकली बाकी है। तो इस मंथ के एंडिंग तक हम एक चैप्टर नंबर 8 भी खत्म करेंगे। तुम अगर देखो तो 16 चैप्टर्स तुम लोगों के पास हैं, जिसमें से 7 चैप्टर्स तुम अभी लर्न कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी तो हो गया है, सॉरी मैं तो भूल ही गई। देखो, यानी कि आधा सिलेबस हमारा केमिस्ट्री का खत्म हो गया, 50% हमारा बाकी है। तो 50% सिलेबस जो हो गया है, सोचो मतलब तुम अभी बोर्ड एग्जाम अगर तुम्हें देने को बोले कि मिड टर्म दो इसी पर्टिकुलर सिलेबस पे, अगर मैं बोल दूं तो तुम नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए ना थोड़ी पढ़ाई का स्तर अपना थोड़ा तेज रखो, दगड़क वाला, ठीक है, उसका सा मरा मत रखो। सॉलिड स्टेट अभी आने वाले 3-4 दिनों में हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो तुम लोगों का या तो थर्मोडायनेमिक्स में लूंगी या फिर सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं क्या लिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छे से काम करना। फिलहाल तो अभी नोट्स बना के मुझे भेजो, ठीक है। इसको भी यहाँ रोकते हैं।